नमस्कार। आप लोग नेपाल में चल रही गतिविधियों से तो पूरी तरह से वाकिफ होंगे। नेपाल में एक बड़ी जोर शोर से मांग उठी है कि वहां पर जो मोनार्की यानी कि राजशाही सिस्टम है उसको वापस लाया जाए, और साथ ही साथ मोनार्की सिस्टम वापस लाने के साथ साथ यह भी मांग की जा रही है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊंगा और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे कि इसमें भारत का एंगल क्या बनता है। भारत के आरएसएस से, बीजेपी से, भारत की सरकार से, नरेंद्र मोदी से और खासतौर से योगी आदित्यनाथ से इस पूरे घटनाक्रम का कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जुड़ता है। उस कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए यह जानना आवश्यक है कि आखिरकार नेपाल में क्या था, क्या हुआ और क्या होने जा रहा है। देखिए, नेपाल में 2008 में राजशाही खत्म हुई थी, यानी कि राजा महाराजाओं का शासन खत्म हुआ था और नेपाल ने यह तय किया था कि हम अब डेमोक्रेटिक सिस्टम से, जैसे कि देश में, भारत में होता है, उस तरीके से राजनीतिक दलों को वोट देंगे और उनकी सरकारें वहां पर बना करेंगी। वैसे इससे पहले 2006 में एक आंदोलन हुआ था राजशाही के खिलाफ और लोगों में नाराजगी थी राजशाही के प्रति, और इसी वजह से 2008 में यहां पर राजशाही को खत्म कर दिया गया था और लोकतांत्रिक रास्ता अपनाया गया था। और अब जो मांग हो रही है, देखिए 19 साल हो गए इस बात को। 2006 में जो मांग हुई थी लोगों के बीच में वो ये थी कि राजशाही को खत्म करके लोकतांत्रिक व्यवस्था लाई जाए, और अब 19 साल बाद वहां प्रदर्शन हो रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके फिर से राजशाही लाई जाए। नेपाल की जनता सड़कों पर उतर रही है। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग हो रही है। जब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की थी, यानी कि पार्टी सिस्टम वहां पर लागू किया गया था, राजनीतिक दल वहां पर सक्रिय हुए थे 2008 में, तो नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया गया था। भारत की तरह दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल, और उसको धर्मनिरपेक्ष दल बना दिया गया। पिछले 17 साल में हुआ क्या, देखिए जरा हुआ क्या है। 17 साल में 2008 से राजशाही खत्म होने से और अब 2025 तक 10 प्रधानमंत्री बने हैं। कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां पर एक वामपंथियों की सरकारें बनी हैं और आपस में उनके विवाद विवाद चलते रहते हैं। लेकिन ज्यादातर जो पिछले कुछ समय में मैं देख रहा हूं कि वामपंथियों ने वहां पर वर्चस्व बनाया है। माओवाद बढ़ा है, आतंकवाद बढ़ा है, चीन का हस्तक्षेप बढ़ा है, और पूरी दुनिया में आप सब लोग जानते ही हैं कि जहां जहां पर वामपंथियों की सरकारें रही हैं वहां पर हमेशा गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारियों को बढ़ावा मिला है। पश्चिम बंगाल में वामपंथियों की सरकार 30 साल तक रही, 3 दशक से भी ज्यादा समय तक रही, और देखिए कितना गरीब स्टेट है। 2001 में नेपाल में राजा वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी। ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के राजा बने थे और 2005 में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को खत्म कर दिया था कि साहब यहां पर राजशाही सिस्टम ही चलेगा। जो बहुत सारे दल थे, जैसे कि इंग्लैंड में डबल सिस्टम चलता है कि राजशाही और प्लस राजनीतिक दल, उसको इन्होंने खत्म कर दिया था, लेकिन उससे लोगों में नाराजगी बढ़ी। 2005 और 6 में आंदोलन शुरू हुए राजशाही के खिलाफ, और फिर 2008 में यहां से राजशाही को खत्म कर दिया गया। नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं रहा और यह एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। अब 19 साल बाद फिर वही हो रहा है। राजा ज्ञानेंद्र जो यहां के अंतिम राजा थे, वो इसमें कहीं लाइमलाइट में नहीं है। उन्होंने पीछे से इस आंदोलन को सपोर्ट किया है जो अब चल रहा है, और इसके नेता हैं दुर्गा परसाई। दुर्गा परसाई एक इस तरह के नेता हैं जिन्हें एक राजा ज्ञानेंद्र का सपोर्ट कहा जाता है, और इसमें एक और आंदोलन के संयोजक हैं इसके नवराज सुवेदी, 86 ईयर ओल्ड के हैं। उन्हें घर में नजरबंद रखा गया। इन दोनों नेताओं को राजा ज्ञानेंद्र ने काठमांडू में अपने घर पर बुलाया था, और उसी के बाद उन्होंने यह ऐलान किया था कि परसाई, दुर्गा परसाई जो है वो इस आंदोलन के नेता होंगे। एक राजनीतिक दल भी है आरपीपी, और उसका नाम है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। उसके 2 वरिष्ठ नेताओं को भी अरेस्ट किया गया है। यह पार्टी भी मोनार्की सिस्टम यानी कि राजशाही सिस्टम को वापस लाने की मांग कर रहा है। वैसे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राजशाही समर्थकों का जो यह आंदोलन है वो एक तरह से नेतृत्व विहीन है। राजा ज्ञानेंद्र ने लंबे समय से पब्लिक अपीयरेंस बंद कर दिए थे जब से मोनार्की सिस्टम खत्म हुआ, लेकिन ताजा घटनाओं के बाद वो वापस काठमांडू लौटे हैं।
अब तक वो कहीं छुट्टी वुट्टी मना रहे थे, लेकिन ये जो घटनाएं हुई उसके बाद खबर आई है, बीबीसी की एक रिपोर्ट है कि वो वापस काठमांडू लौट आए हैं और शायद वो आंदोलनकारियों के समर्थन में हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो वामपंथियों की सरकार है वो राजा साहब से डरी हुई है। वामपंथियों को लगता है कि अगर जनता फिर से हिंदू राष्ट्र बनने की मांग करने लगी और राजा ज्ञानेंद्र शाह जो हैं उनके समर्थन में जनता सड़कों पर उतर आई तो उनके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। आरपीपी, जिस पार्टी के बारे में मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, इसने 8 अप्रैल को एक काठमांडू में बैठक रखी है, अभी आने वाली 8 अप्रैल को। और इसमें यह कहा गया है कि नेपाल में जितने भी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी में धरना प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे और फिर 20 अप्रैल को राजधानी काठमांडू में एक बड़ा आंदोलन होगा। इससे एक दहशत का माहौल वामपंथियों की सरकार में है। सुवेदी, जो आंदोलन का चेहरा बनने की बात चली थी उनका चूंकि 86 ईयर ओल्ड हैं वो, तो यह तय किया गया कि उन्हें नहीं रखा जाए, वरना फिर मोहम्मद यूनुस बन जाते, वो जो नेपाल वाले थे, बांग्लादेश वाले हैं। तो नेपाल में यह तय किया गया कि दुर्गा परसाई को इसकी कमान सौंपी जाए और दुर्गा परसाई को नेता घोषित करने का काम राजा ज्ञानेंद्र ने किया था। दुर्गा परसाई की तलाश है क्योंकि पिछली बृहस्पतिवार और शुक्रवार को जो घटनाएं, आंदोलन हुआ उसमें 2 लोग भी मारे गए, पथराव, आगजनी हुई है जबरदस्त। और सरकार को यह लग रहा है कि अगर यह आंदोलन नेपाल के अन्य हिस्सों में फैल गया तो फिर दिक्कतें होंगी। दुर्गा परसाई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश कर रही है। मुझे नहीं पता कि उनकी गिरफ्तारी अभी हुई है या नहीं, लेकिन जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। परसाई ने एक दिन पहले एक बयान दिया था, थर्सडे और फ्राइडे में यह आंदोलन हुआ और उससे एक दिन पहले दुर्गा परसाई ने यह कहा था कि उनका एक ही सपना है, नेपाल को फिर से हिंदू राज्य बनाना। देखिए, यह तो नेपाल का इंटरनल मामला है, लेकिन इस इंटरनल मामले में भारत का भी एक बहुत बड़ा रोल है। हम और आप कितने बड़े बड़े मंदिर हैं नेपाल में, वहां पर पूजा करने के लिए जाते हैं। और राजा जनक नेपाल में थे। राजा जनक, इनकी बेटी सीता माता से श्री राम का विवाह हुआ था, जनकपुर नेपाल में है। तो यह सारा जो एक कनेक्शन है भारत का नेपाल के साथ, उसे आप किसी भी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते। और जो विशेषज्ञ हैं जो इस घटनाक्रम के बारे में अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, उनके बारे में मैंने जानकारी हासिल की है, उसके मुताबिक नेपाल में जो ये बदलाव की एक बयार, अब जिसको आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से मोनार्की सिस्टम लाया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात खास तौर से, ये 2014 के बाद शुरू हुआ। 2008 में सरकारें बननी शुरू हुई नेपाल में और 2014 तक सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन 2014 में जब भारत में बीजेपी और नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो नेपाल पर भी इसका असर दिखना शुरू हुआ। नेपाल में भी आरएसएस की ब्रांचेस हैं, बीजेपी के नेता लगातार वहां पर जाते रहते हैं और भारत सरकार कतई नहीं चाहेगी कि हमारे पड़ोसी देश में चीन के समर्थन से चलने वाली या चीन के प्रति झुकाव रखने वाली वामपंथियों की सरकार चलती रहे। मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत सरकार ने यह सब कुछ कराया है, लेकिन भारत सरकार और भारत की जो मुख्य राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उससे कनेक्शन कहीं ना कहीं तो इसका जुड़ता हुआ नजर आता है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के बारे में मैं बताऊं। योगी आदित्यनाथ गोरखधाम के प्रमुख हैं, गोरखपुर के सांसद रहे हैं लंबे समय से, पिछले 25-30 साल से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। और गोरखपुर तराई का इलाका है जो नेपाल के तराई के इलाके से लगता हुआ है। एक छोटी सी घटना बताता हूं। 6 मार्च की राजा ज्ञानेंद्र शाह ने, पोखरा एक जगह है नेपाल में, वहां पर पूर्व राजा वीरेंद्र जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी एक मूर्ति का अनावरण किया था। और वहां पर उस समय राजशाही के समय जो नेपाल का राष्ट्रगान हुआ करता था, वो राष्ट्रगान वहां पर बजाया गया था। उसके बाद पोखरा से 9 मार्च को राजा ज्ञानेंद्र जब वापस पहुंचे काठमांडू अपने घर, तो वहां पर क्या हुआ था, भारी भीड़ उमड़ी थी उनके समर्थन में। सबको यह लगा था कि अब राजा ज्ञानेंद्र फिर से एक्टिव हो रहे हैं, पब्लिक में आ रहे हैं, अब मोनार्की सिस्टम वापस आ सकता है। देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार इतना बड़ा है कि लोग आज ही जा चुके हैं। राजा ज्ञानेंद्र के स्वागत में जो भीड़ खड़ी हुई थी, उस भीड़ में कुछ लोग योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लिए हुए खड़े थे। वहां से देखिए आप कनेक्शन कैसे जुड़ जाता है। नेपाल की
वर्तमान सरकार को, उसके जुड़े हुए पत्रकारों, मीडिया, इन सब से जो मैं देख रहा हूं, उन्हें लगता है कि इसमें आरएसएस की भी एक बड़ी भूमिका है जो नेपाल में चल रहा है। नेपाल का मधेश इलाका जहां पर माओवाद काफी फैला, वहां पर आरएसएस और हिंदुत्व की राजनीति 2014 से काफी बड़ी है। जनकपुर संभाग, जहां से मैं कहता हूं कि जहां पर माता सीता का मायका था, वहां पर आरएसएस के कार्यवाह हैं एक रंजीत शाह। उनका मैंने एक बयान देखा, उन्होंने कहा था कि हमारा भी सपना है कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने। यानी कि नेपाल में रह रहे हिंदू जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने। और ये जो मैं बताऊं कि यहां पे एक नारायण हीटी एक जगह है जो रॉयल पैलेस हुआ करता है काठमांडू में, जिसमें शाही परिवार पहले रहा करता था। इन वामपंथियों ने उस महल में म्यूजियम बनवा दिया। तो वामपंथी जो है ना, अपनी वामपंथी सोच के सबसे पहले हिंदुओं के तो दुश्मन है सबसे बड़े ये वामपंथी। दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हिंदुओं से इन्हें बड़ी एलर्जी है। भारत में देखिए कि केरल में ये क्या कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में इन्होंने क्या किया, हिंदुओं को दबाया है, कुचला है इन लोगों ने, और हमेशा यही इनकी पॉलिसी रही है। अब हो क्या रहा है, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का असर वहां पे बढ़ रहा है। तराई का जो इलाका है, गोरखपुर से मिलता हुआ नेपाल का जो इलाका है, लाखों की संख्या में गोरखधाम और योगी आदित्यनाथ के समर्थक वहां पर मौजूद हैं। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने 2017 में, तो 2018 में योगी जी ने एक बड़ा आयोजन किया था। भगवान राम की बारात लेकर वो जनकपुर गए थे। उस घटनाक्रम ने सारी चीजों को बदला है। दूसरे, बीजेपी और आरएसएस के नेता लगातार काठमांडू और नेपाल जाते रहते हैं। बीजेपी के विदेशी मामलों के प्रमुख विजय चौथाईवाले 2023 में एक बड़े कार्यक्रम में वहां पर गए थे। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी ने विदेशों में, सारे ही देशों में, नेपाल ही नहीं, सारे देशों में एक कार्यक्रम चलाया है, बीजेपी को जानो। तो जो बीजेपी को जानो कार्यक्रम है, उसका आयोजन 2022 में जब बीजेपी ने नेपाल में किया था, तो उस समय पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड दहल ने उसमें भाग लिया था। तो सारा जो एक सिनेरियो बन रहा है नेपाल का, वो इस तरह से बन रहा है जो भारत में रह रहे हम जैसे हिंदुओं के लिए स्वागत योग्य है। हम उसका स्वागत करते हैं। अगर फिर से नेपाल हिंदू राष्ट्र बनता है, तो हमारा तो इतने बड़े प्रमुख मंदिर हैं वहां पर, हम उनकी पूजा के लिए जाते हैं। तो भारत के जो हिंदू हैं, उनकी तो इच्छा यही है कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने। मोनार्की सिस्टम आता है या नहीं, देखिए राजनीतिक सिस्टम में फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अगर राजनीतिक सिस्टम, डेमोक्रेसी हमारे जैसी ट्रांसपेरेंट और फेयर है, या अमेरिका जैसी ट्रांसपेरेंट और फेयर है, या इंग्लैंड जैसी ट्रांसपेरेंट और फेयर है, तो फिर सब कुछ सही है। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसा या बांग्लादेश जैसा हाल है वहां पर, जहां पर चुनाव भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और विदेशी ताकतों का दखलंदाजी है वहां पर, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखने वाली बात यही है कि ये जो मोनार्की सिस्टम है, इसका नेतृत्व कौन करेगा। इसको जैसे कि राजा ज्ञानेंद्र को तो धमका दिया है इन वामपंथियों ने कि आपको दूर रहना है, अगर आपने बयानबाजी की तो सही नहीं होगा, इस तरह से धमकाया जा रहा है। लेकिन अगर इसका कोई एक फेस नहीं होगा, अगर इस आंदोलन का एक स्वरूप नहीं बनेगा, यानी कि ये आंदोलन पूरी तरीके से एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं लड़ा जाएगा, तो फिर इसका कोई मायने नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यह आग नेपाल में आसानी से बुझने वाली नहीं है। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप नेपाल में हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दें और दोस्तों में हमारे इस वीडियो को प्रसारित करें, शेयर करें। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।